किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे औषधीय फसलों का व्यावसायिक महत्व के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं NVPGR नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम तो ये देखते हैं कि हर पौधा है जिसमें औषधीय गुण होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, क्योंकि अगर पौधों में औषधीय गुण नहीं है तो जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो हमारी आयुर्वेदिक फसलें थीं या जो हमारे औषधीय पौधे थे उनका प्रयोग किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनको एक तरीके से लगाने की, यानी फसल के रूप में अपनाने की, तो ये औषधीय फसल के तौर पे किन किन पौधों को कहते हैं? देखिए, औषधीय फसल का मतलब है एक ऐसी फसल जो औषधीय गुणों से युक्त होती है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में दवाएं बनाने या स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे कोई भी फसल जिसको किसी भी रूप में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे औषधीय फसल कहते हैं। चाहे वो मतलब जंगली तरीके से उगा हो या उसको किसानों ने अपने तरीके से उगाया, बिल्कुल सही, उसको हम औषधीय फसल कहते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसे पौधे आते हैं या फसलें आती हैं जिनको आसानी से उगाया जा सकता है? देखिए, भारत के अधिकांश किसान औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कोंच, तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, अकरकरा, सतावरी, गिलोय और सहजन की खेती प्रमुख रूप से करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल है। जिस तरीके से आपने बहुत सी फसलों का नाम लिया है, लेकिन अगर इनको कोई किसान व्यावसायिक तौर पे करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है? देखिए, जो औषधीय फसलें हैं उनको सभी प्रकार की भूमि और जलवायु में उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो भूमि बेकार पड़ी है उनमें भी इनको उगाया जा सकता है। तो इसलिए किसान भाई जो भी औषधीय फसल उगाना चाहते हैं वो साल के किसी भी समय में इसको उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले अच्छे बीज और पौध का चुनाव करना चाहिए। उसके लिए वो अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है लखनऊ में, या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च आनंद में, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। या जो किसान भाई पहले से औषधीय फसलों की खेती करते आ रहे हैं उनसे भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सहजन का जिक्र किया है, अब इसका ज्यादा प्रयोग होने लगा है, काफी इसका किसान भाई अपने तरीके से उत्पादन लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये इसको शुरुआत कैसे कर सकते हैं किसान भाई? देखिए, सहजन का जो पौधा है वो एक पेड़ की तरह होता है। तो किसान भाई इसको खेतों के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको खेतों में भी लगाया जा सकता है और उनके बीच में दूसरी फसलों को उगाया जा सकता है। और सहजन की जो मांग है वो दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, और वैसे भी हमारे सामान्यतः हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इसका सेवन करने की बात कही जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए हमें सहजन का रोजाना प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने सर्पगंधा का भी जिक्र किया है, तो मतलब इसका सर्पगंधा नाम कैसे, क्या है इसमें, उसके क्या गुण होते हैं? देखिए, सर्पगंधा का जो पौधा है वो जैसे जो कोबरा होता है ना, सांप, उसका जो फन होता है जो मतलब लुप्त होती जा रही है भारत से, इसलिए इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे देश में ही इसकी इतनी मांग है औषधि बनाने में, तो सर्पगंधा की खेती अगर हमारे किसान भाई करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा मांग रहती है आपके गिलोय है, जैसे बुखार में किया जाता है, और इसके अलावा जो हमारी लिवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और किसान भाई इसको बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इसको अगर किसान भाइयों के खेत में अगर नीम
के पेड़ हैं तो नीम के पेड़ की जड़ में इसकी कटिंगें वो लगा दें और उसके ऊपर ये अपने आप इसकी बेल खूब अच्छी चलेगी। और अनुसंधानों से ऐसा पाया गया है कि जिस गिलोय को नीम के पौधे पर मतलब बड़ा किया जाता है और या उगाया जाता है वो सबसे बेस्ट होती है और उसका बाजार भाव सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा किसान भाई अपने खेतों के किनारों पर अगर पेड़ हैं या कोई मतलब हैज लगी हुई है उसके साथ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा खेतों में जैसे बांस गाड़ कर वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया था तुलसी है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, इसकी अगर कोई किसान व्यवसायिक खेती करना चाहे किस तरीके से कर सकता है? देखिए किसान भाई इनमें से जिस भी फसल की खेती करना चाहते हैं सबसे पहले वो ये डिसाइड करें कि उनको बीज और पौध कहाँ से लेनी है, तो अच्छी किस्म का बीज और पौध लें। इसके अलावा ये जो अभी मौसम है, अभी मई जून का महीना, जुलाई है, ये सबसे उत्तम समय है औषधीय फसलों की खेती करने के लिए। तो जो किसान भाई इन फसलों को उगाना चाहते हैं वो अपना खेती की तैयारी करें और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जो औषधीय फसलों पर अनुसंधान करने वाले अनुसंधान संस्थान है वहाँ से इनका बीज और पौध प्राप्त करें और किसी भी समय इनको लगाएं। लगाते समय ध्यान रखें कि उस समय इनको पानी देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर बरसात नहीं होती है तो प्रति सप्ताह सिंचाई करें और इनमें कोई कीड़े और रोग नहीं लगते हैं। इसके अलावा इनकी कोई विशेष देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई आजकल देखने में मिलता है कि इसकी पिपरमिंट या आपके जी मेंथा की खेती करते हैं। जी। तो इसका क्या महत्व है? देखिए मेंथा की खेती हमारे किसान भाई अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और मेंथा की जो फसल है वो दो तरह की होती है, एक तो वार्षिक होती है और एक जैसे जो हमारे ये उत्तर पश्चिमी भारत के किसान भाई हैं जो आलू और गेहूं की फसल उगाते हैं वो आलू और गेहूं की फसल की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसकी पौध लगा सकते हैं मार्च अप्रैल में और वो लगभग 2 कटाई इसकी ले सकते हैं। तो इसका जो तेल है उसकी देश और विदेश में अत्यधिक मांग है और ऐसा एनालिसिस किया गया है कि लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो फायदा तो इसका बहुत अच्छा। मेंथा डॉक्टर साहब इस पुदीना को ही कहते हैं? जी हाँ, पुदीना को ही मेंथा कहते हैं और इसकी 4 स्पीसीज हैं। मेंथा आर्वेंसी जिसको जापानी मिंट कहते हैं तो वो मेंथोल के लिए ज़्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा मेंथा पाइपरीटा है जिसे पिपरमेंट बनाया जाता है और एक मेंथिका स्पिकाटा है जिसको हम खाने में चटनी वगैरह बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत से अपने औषधि जो पौधे हैं उनके बारे में बात की, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार के क्या प्रयास हैं? जी देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की योजना तय की है। औषधीय पौधों की देश और विदेश में अत्यधिक मांग है और लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर औषधीय फसलों की खेती की जाएगी जिससे किसान भाइयों को लगभग 5000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गंगा के किनारे हर्बल कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा जो सरकार है वो अनुदान प्रदान करती है किसानों को। जो भी किसान भाई औषधीय फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको 30% अनुदान दिया जाता है और उसके लिए किसान भाई जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है दिल्ली में वहाँ संपर्क कर सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सभी प्रकार की जानकारी भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा अनुदान भी दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कृषि विज्ञान केंद्रों का जिक्र किया, इसके अलावा क्योंकि ये औषधीय पौधों की बात है तो और कहाँ से इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा सकती है? देखिए, एक तो CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सीमैप जिसे कहते हैं, वो लखनऊ में स्थित है। उनका काम इन औषधीय फसलों पर ही अनुसंधान करना है। उन्होंने काफ़ी इनकी वैरायटियाँ बनाई हैं और वो जो बीज और जो पादप सामग्री है वो भी किसानों को प्रदान करते हैं। तो एक तो किसान वहाँ से प्राप्त कर सकें। वो किसानों के लिए प्रशिक्षण भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसान भाई वहाँ से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद का संस्थान है आनंद में, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट बोर्ड और एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, वहाँ से भी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो उनके प्रदेश के कृषि विभाग हैं या उद्यान विभाग हैं, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। वो लोग भी उनकी पूरी मदद करेंगे, उनको सभी प्रकार की जानकारी देंगे और वो भी अनुदान प्रदान करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे किसान भाई औषधीय पौधों की खेती कर लेते हैं, उत्पादन भी कर लेते हैं, लेकिन उत्पादन के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसको बेचने की, उसकी मार्केटिंग कैसे करें? जी जी, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी जो उत्पाद हैं उनको बेचने की। तो किसान भाई औषधीय फसलों को एक तो मंडी में बेच सकते हैं जाकर, दूसरे जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने वाली कंपनियाँ उनको बेच सकते हैं, सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक ई चरक नाम से एक पोर्टल बनाया है जहाँ पर आप जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले सभी उस पोर्टल पे जाके जो इन्फॉर्मेशन है और आपका जो उत्पाद है उसके बारे में जानकारी डाल सकते हैं और इस प्रकार किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो किसान भाई मान लीजिए खेती करते हैं, खेती करने के साथ साथ इसके औषधीय पौधों की भी खेती कर सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और जो नए युवा साथी या नए किसान से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि वो पारंपरिक खेती ना करके औषधीय फसलों की खेती करें, क्योंकि एक तो इसमें लागत बहुत कम आती है, दूसरा सभी प्रकार की भूमियों में इसे उगाया जा सकता है, इसमें कोई कीट और रोग नहीं लगते हैं और इसका जो उत्पाद होता है उससे उनको जो पारंपरिक खेती से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को औषधीय फसलों की खेती जरूर करनी चाहिए और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, तो मेरा मानना है कि औषधीय फसलों को उगाकर किसानों की आमदनी निश्चित रूप से दोगुनी की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, यानी कम लागत में कम क्षेत्रफल में आप इससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जी डॉक्टर मूलचंद सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।